स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीट्स की बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो था उसका हम यूज ले रहे थे, उसका थर्ड फिनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बीट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदी में विस्पंद कहते हैं इसको हम लोग। बीट बेसिकली क्या होता है इसको हमें समझना होगा। ओके, सो बीट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बीट बनती कैसे है और हमें कैसे सुनाई देती है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। बीट में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगी बट ऑलमोस्ट सेम होंगी। ओके, ट्रेवलिंग इन ए मीडियम along the same direction, superimpose on each other, then the intensity of each other of the resulting sound at a particular position rises and falls regularly with time. क्या मीनिंग हुआ इसका? देखिए, जब भी आपके पास दो वेव्स, साउंड वेव्स जो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की होंगी, वो किसी मीडियम में ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन के अंदर, तो उनका सुपरपोजिशन होगा। क्या होगा? सुपरपोजिशन। जब उनका सुपरपोजिशन होता है तो उस वाले केस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, हम इसमें साउंड की बात करें तो रिजल्टेंट जो साउंड वेव बनेगी, वो रिजल्टेंट साउंड वेव के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे वैल्यू क्या मिलेगी? राइज मिलेगी, और किसी दूसरी पर्टिकुलर पोजिशन पे वैल्यू फॉल्स मिलेगी, मतलब डिक्रीज होगी, फॉल हो जाएगी। ओके, दिस फिनोमेना इज नोन एज बीट। शॉर्ट में अगर हम बीट को समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। बीट कब बनती है? जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। देखो दोनों में डिफरेंस देखिए, एम्पलीट्यूड इक्वल होता है जबकि फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट होती हैं। उस वाले केस में कुछ पॉइंट्स पे, कुछ पोजीशंस पे जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और कुछ पे मिनिमम मिलती है। तो वो जो फिनोमिना हमें सुनाई देता है दैट इज बीट। जैसे आप लोग म्यूजिक में सुनते हो, डीजे पे सुनते हो, दीज ऑल आर बीट्स। ओके, अगर वो बीट हैं, बीट का थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। देखिए, मैं या कोई भी सोर्स, साउंड सोर्स एक आवाज निकालता है, टैं 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 टैं। ये मैंने 5 आवाज निकाली 5 बार, तो इनके बीच में एक गैप था। अगर वो गैप नहीं होता, सोचिए, अगर वो गैप नहीं होता तो क्या आपको ये 5 आवाजें सुनाई देती? तो आंसर है नहीं। दीज आर बीट्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ था? इन 5 आवाज को आप कैसे काउंट कर पाए? जब इनके बीच में जो है एक गैप आया। गैप मीन्स फॉल्स, यानी वहां पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई, और जहां पे आवाज आई वो क्या हो गया? राइज, वह इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। ओके, तो 1 सेकंड में अगर मैंने 5 बार आवाज निकाली है तो इसका मतलब बीट की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी वेव्स, 2 वेव्स जो हैं सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड। देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ये हम समझ सकते हैं बीट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, ये जो बीट की फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है, इसकी वैल्यू जो नियरली इक्वल 2 फ्रीक्वेंसीज हमारे पास थी उनकी फ्रीक्वेंसीज के अंतर के इक्वल होती है। डिफरेंस का मोड v1 न्यू1 माइनस न्यू2 या न्यू2 माइनस न्यू1। मैग्नीट्यूड इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। ओके, दिस इज बीट। ये बीट का थोड़ा सा मीनिंग हमें समझ में आया। अगर इसी बीट को हम ग्राफिकल एनालिसिस करें तो इसका ग्राफिकल एनालिसिस हम इजी वे में कर सकते हैं। थोड़ा आप ध्यान देंगे, केयरफुली सुनेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास एक साउंड सोर्स है। साउंड सोर्स की फॉर्म में मैंने एक ट्यूनिंग फोक लिया है। दिस इज ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होता है सबको पता है। ट्यूनिंग फोक जो है उसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है जो उस ट्यूनिंग फोक पे लिखी हुई रहती है पहले से। वो जो फ्रीक्वेंसी इस पे लिखी हुई होती है वो उसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो हमारे पास ट्यूनिंग फोक है, ये इसको हमने वाइब्रेट कराया। वाइब्रेट कराने से इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन से रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जनरेट होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जो है जनरेट होते हैं, दीज आर वेव्स। ठीक है, और वो मीडियम में क्या करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे। उसको मैंने कुछ इस टाइप से बनाया है। जैसे ये जो ट्यूनिंग फोक आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मानी 20 हर्ट्ज। ओके, तो 20 हर्ट्ज में ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 20 तक। ये 20 की फ्रीक्वेंसी है इसकी। ओके, यानी इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसका शो किया है न्यू वन फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा ट्यूनिंग फोक है। जो दूसरा ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी मान ली, 18 हर्ट्ज। अब देखिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल है, नियर इक्वल, 20 और 18 हर्ट्ज। अगर ये दोनों साउंड एक साथ, इन दोनों को एक साथ वाइब्रेशन कराया जाता है तो दोनों कुछ इस प्रकार से जो है वेव जनरेट करेंगे। जब ये वेव जनरेट होगी उस वाले केस के अंदर इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा और हमारे ईयर में जो आवाज, जो साउंड सुनाई देगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट साउंड होगा। वो जो रिजल्टेंट साउंड होगा वो ना तो इसके जैसे होगा और ना ही इनके जैसा होगा, वो तो सुपरपोजिशन का रिजल्ट होगा। क्या होगा वो, सुपरपोजिशन का रिजल्ट। और जब इसको हम देखते हैं तो हमें इसका ऐसा ग्राफ मिलता है। यहां देखिए मैक्सिमम वैल्यू, देन स्लोवली ये आपका 0, देन फिर से इंक्रीज होता है और ये मैक्सिमम पे आता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर 0 आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है। तो हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक उसी 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने 2 बार मिनिमम देखा, 2 बार मिनिमम देखा और 3 बार मैक्सिमम देखा। बट हमने स्टार्ट किया यहां से, ये मैक्सिमम साउंड था, गैप आया, ये सुना तो आपने कहा 1 बीट हो गई। फिर से सुनना, आपने एक आवाज सुनी स्टार्टिंग में, फिर एक गैप आया, फिर आपने आवाज सुनी तो आप क्या कहते हो कि 1 बीट मैंने काउंट कर ली। अगर ये आवाज सुनाई नहीं देती तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया, जब 1 बीट आई, एक आवाज आई, उसके बाद गैप आया, उसके बाद फिर से आवाज आई मैक्सिमम वैल्यू, तब आपने कहा 1 बीट कंप्लीट हो गई। फिर वापस 0 आया, फिर मैक्सिमम आया तो आपने कहा 2 बीट कंप्लीट हो गई। सो इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 2 हर्ट्ज। इनमें कितनी काउंटिंग की हमने, 2। काउंटिंग करने का तरीका आप दोबारा देख लेना। पहले आपने मैक्सिमम सुना, देन 0 हुआ, गैप आया बीच में, फिर आपने सुना तो आपने कहा 1 बीट कंप्लीट, फिर 0 आया, फिर मैक्सिमम आया तो आपने कहा 2 बीट कंप्लीट। ये आपको सुनाई देता है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड हियर 0 यानी मिनिमम मीन्स नो साउंड, दिस इज गैप, दिस इज अगेन मैक्सिमम, दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन मैक्सिमम। सो 2 बीट्स in 1 second, 2 beat in 1 second, this is beat frequency. So for this example 2 beats per second is beat frequency. Okay, अब थोड़ा सा हम और चीज समझते हैं कि अगर ν1 माइनस ν2 लेस देन 15 हर्ट्ज होता है, ν1 माइनस ν2 लेस देन 15 हर्ट्ज होता है, तब ही हमें बीट सुनाई देती है। क्यों होता है ऐसा, तो पहले भी एक लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारी हियरिंग
जो परसिस्टेंस होता है, हियरिंग परसिस्टेंस होता है, उसके लिए ये वैलिड है। हियरिंग परसिस्टेंस का मीनिंग क्या था कि हम लोग जो है हमारे माइंड के अंदर 1/10 सेकंड तक किसी साउंड को रख सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग परसिस्टेंस। ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं आपसे तो देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस विल बी मोर देन 15 हर्ट्ज देन वी कैन हियर बीट। वी कैन हियर बीट। अगर इससे ज्यादा हुआ तो उस वाले केस में हम बीट को सुन नहीं सकते। तो सो वी हियर ए बीट टोन। उस वाले केस में बीट टोन सुनाई देगी हमें, यानी ये गैप नहीं होंगे, और जब गैप नहीं होंगे तो जो मैक्सिमम नॉइज आ रही थी वो सब एक साथ हो जाएंगी, तो ये फिर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और आपको एक लंबी टोन सुनाई देगी। ओके। तो 15 हर्ट्ज से अगर ज्यादा आपको इन दोनों का डिफरेंस मिलता है तो उस वाले केस में आपको एक टोन सुनाई देती है, एक बड़ी सीटी सुनाई देती है लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उस वाले केस में आप बीट नहीं देख सकते, आप थिरक नहीं सकते। जनरली एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि ह्यूमन ईयर हियर 5 बीट्स पर सेकेंड। मैक्सिमम हमारा जो कान है वो 5 बीट पर सेकेंड सुन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ये थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट था कि बीट की फील हम ले सकें, इसके लिए आप बीट सुन सकते हो। और 2 वेव्स होती हैं इसके अंदर जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और उनकी रिजल्टेंट से हमेशा एक जो है रिजल्टेंट वेव बनती है, रिजल्टेंट साउंड बनता है। दिस साउंड इज नोन एज बीट। ओके। अब हम पढ़ते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। तो किस किस टाइम पर हमें ये बीट्स सुनाई देती हैं कि जैसे ही दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई उसके 1 सेकंड बाद या 1/10 सेकंड बाद या 1/20 सेकंड बाद कब कब तो हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है और कब कब हमें मिनिमम साउंड सुनाई देता है। इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे ग्राफिकल में तो हम डायरेक्ट ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, फिर से मैक्सिमम होगा, फिर से मिनिमम होगा। दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। अगर हम लोग को ये समझना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके। देखिए, हमने तो थ्योरी में पढ़ा, उसमें क्या देगा बीट के अंदर कि हमें 2 वेव चाहिएंगी। ठीक है। दोनों जो वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। वेव मतलब साउंड वेव। साउंड वेव कौन जनरेट करेगा, तो मैंने आपसे बोला कि आप भी कर सकते हो, कोई भी सोर्स कर सकता है, कोई भी स्पीकर कर सकता है, बट हम लोग यहाँ जैसे किसका एग्जांपल लेते हैं, ट्यूनिंग फोक का। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है, इसको आपने वाइब्रेट कराया स्टिक करके, और जब आपने वाइब्रेट कराया तो इससे एक वेव जनरेट हुई और वो वेव प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मान लो प्रोपेगेट कर रही है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, y1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू a sin ω1t माइनस k1x, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एंड एक हमारे पास दूसरा है, इसको भी हमने वाइब्रेट करा के देखा, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी थी, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी पहले से क्या है, कांस्टेंट है, और हमने माना दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। सो y2 इज इक्वल टू a sin ω2t माइनस k2x, ये हमारे पास हुआ। अब सपोज x इज इक्वल टू 0, मीन्स ये हुआ, हम यही की पोजीशन को देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो उस वाले केस में y1 इज इक्वल टू a sin ω1t और y2 इज इक्वल टू a sin ω2 इंटू t। ये हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। ओके। सो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn1 इंटू टी। y2 इज इक्वल टू a sin 2πn2 इंटू टी, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। सो n1 इज what, n1 is the frequency of tuning fork 1 and n2 is the frequency of tuning fork 2. ओके। किसी टाइम t पे हमने ये इक्वेशंस लिख ली है। अब देखिए, ये दोनों वेव्स किसी मीडियम के अंदर प्रोपेगेट हो रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इनसे रिजल्टेंट वेव बनेगी, और रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो किस वाले फॉर्मूले से बनती है, तो आंसर है सुपरपोजिशन से।
तो अगर हम इनका सुपरपोजिशन बनाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसा होगा तो इन दोनों क्या कर लिया सकता है, ऐड कर लेते हैं, a sin 2 पाई n1 इंटू टी प्लस a बाहर आया sin 2 पाई n2 इंटू टी। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है और इससे हमें रिजल्टेंट वेव फॉर्म निकालनी है। इससे हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनानी है। वो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनाने के लिए हमें एक मैथ्स का छोटा सा एक फॉर्मूला काम में लेना होगा, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हम फॉर्मूला पता है हमें। अगर ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करता हूं तो c की वैल्यू 2 पाई n1t और d की वैल्यू 2 पाई n2 इंटू टी हो जाएगी। ओके, सो हम यहां पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू, ये जो 2 था वो आपने लिखा, ये a है वो आपने लिखा, साइन आपने लिखा, c प्लस डी, c कौन है 2 पाई n1t और d कौन है 2 पाई n2 t। तो यह आ जाएगा 2 पाई n1 प्लस 2 पाई n2 इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू टी, राइट। तो ये जो है आपने लिखा, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। सो cos c इज व्हाट 2 पाई n1 माइनस 2 पाई n2 अपॉन 2 इंटू टी। ये आपने इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसको लिखा 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी। बट डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ये तो आपने क्या निकाल ली, रिजल्टेंट वेव। और इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि हम लोग को इंटेंसिटी निकालनी है ना उसकी, कि मैक्सिमम कितने टाइम पे, मिनिमम कितने टाइम पे। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। सो आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम चाहें तो इसको और इजी लिख सकते हैं, 2a cos पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n1 माइनस n2 इंटू टी साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। तो आपसे यही कहना है कि आप 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी को अच्छी तरह से याद कर लें। और ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, क्या है, केवल एम्पलीट्यूड। वो चेंज कैसे होती है, साइनोसाइडल के अकॉर्डिंग, बट उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये वो जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, cos 2 पाई n1 माइनस n2, यानी cos का फंक्शन पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। cos का फंक्शन जैसे मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, उस पर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम इसको आगे पढ़ लेते हैं अब। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है आपका वो आपको मिल गया। इसको मैंने लिखा y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी, वेयर t इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और दिस इज इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। मीन्स इसको आप डिफरेंस देख सकते हो, ये क्या आ रहा है n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाएगा, जिसको dn लिख दिया मैंने। तो ये n1 माइनस n2 लिखो या n2 माइनस n1 लिखो, इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके, अब कब कब हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और कब कब हमें मिनिमम साउंड सुनाई देगा, इसको हम देख लेते हैं। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की जो है वो हमें निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। और यहां से देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, कॉस पे। अगर ये वैल्यू पूरी मैक्सिमम होगी तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे हो रहा है, कॉस पे।
सो ए इज इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी जो था उसमें मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1। अब ये अगर प्लस माइनस 1 है तो उस वाले केस में इसकी जगह पे हम प्लस माइनस 1 लिखें। अगर हम इसमें प्लस माइनस 1 लिखते हैं तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आता है? प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a, राइट। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो उस वाले केस में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है। ये जो 4a स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है वो कितने टाइम पे सुनाई देगा, उसके बीच में कितना गैप होगा, टाइम का कितना गैप होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जरा देखिए। सो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos पाई n1 माइनस n2 t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो पाई n1 माइनस n2 इंटू टी कॉस हो जाएगा तो कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1 होगा। और कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अप टू चलता रहेगा। इन सभी पे हमारे कॉस की वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस 1 की फॉर्म में चलती रहती है। अब सोचिए अगर मैं t इज इक्वल टू, अगर मैं t की वैल्यू यहां से निकालता हूं 0 के लिए तो मैं पाई n1 माइनस n2 का डिवाइड करूंगा किस में? 0 में, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर मैं पाई लेता हूं तो उस वाले केस में t की वैल्यू आएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन n1 माइनस n2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं ये 2 पाई लेता हूं तो मेरे पास t की वैल्यू आएगी 2 अपॉन n1 माइनस n2। तो देखिए 0 पे मैक्सिमम आएगी, आपने ग्राफ में देखा था मैक्सिमम कब था? 0 पे। फिर t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2 पे। जैसे 20 और 18 में डिफरेंस कितना है? 2 का, तो ये 1/2 0.5 सेकेंड बाद उसको फिर से मैक्सिमम बीट सुनाई देगी। फिर t इज इक्वल टू 2 अपॉन n1 माइनस n2, 2/2 1 सेकेंड के बाद ये सुनाई देगी। तो ये वो सभी टाइम है जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल इफ n1 इज इक्वल टू 250, n2 इज 245, then n1 minus n2 is equal to 5, so t is equals to 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 second time intensity will be maximum। इन सभी टाइम पे इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर होगी बात? देखिए टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होता है वो तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी में, और रिलेशन क्या होता है इसके साथ में, तो t इज इक्वल टू 1/f, सो 1 अपॉन n1 माइनस n2, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट हमें पता ही है n1 माइनस n2। ओके, ये सब मैक्सिमम टाइम के लिए आप इजी वे में इनको याद कर सकते हो। मिनिमम इंटेंसिटी सुनने के लिए कौन कौन से टाइम होते हैं वो सुनिए। कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होगी? तो देखिए कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी तो उस समय इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? 0। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आप लिखोगे पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2। इन सब पे वैल्यू क्या आती है? 0। इन सब पे वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, तो अगर हम सब के लिए वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू, पहले में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन n1 माइनस n2 इंटू टी आपका बाहर चला गया तो 2 रह जाएगा इस तरफ। तो t की वैल्यूज 1/2 n1 माइनस n2, 3/2 n1 माइनस n2, 5/2 n1 माइनस n2। ये सभी वो टाइम है जब आपको इंटेंसिटी फॉल होती हुई सुनाई देगी, वैल्यू उस समय बहुत ही कम होगी। तो ये आपको जनरली याद होनी चाहिए। तो ये इसका मीनिंग हो गया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि इफ n1 इज इक्वल टू 250, n2 इज 245, देन n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 5, सो 1/10, 3/10, 5/10, 7/10। ये सेकंड्स पे, इन सभी सेकंड्स पे इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। कैसी होगी भाई? मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम हो जाएगी। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2 और बीट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन n1 माइनस n2 इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये आपके जो है बीट का जो है
थ्योरेटिकल प्रोसेस, ग्राफिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस हमने पढ़ा। ये जो हमने बीट पढ़ी वो क्यों पढ़ी, ठीक है, तो उस बीट की एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या हैं, उन यूजेस को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। तो एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है। किसी नॉन फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके हम इस अननोन फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे। किसको यूज लेके, बीट्स को यूज लेके। देखिए थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के दो मेथड है हमारे पास, ध्यान देना। दो मेथड्स में कौन कौन सा है, पहले मेथड को हम बोलते हैं बाई वैक्सिंग और सेकंड मेथड को हम बोलते हैं बाई फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब घिसना होता है और वैक्स का मतलब हम लोग इस पे लोड लगाएंगे यानी वैक्स लगा देंगे, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है कि जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क है उसके एक इस वाले हिस्से पे कुछ वैक्स लगा दिया, कुछ मोम लगा दिया, लगा के फिर इसकी कैलकुलेशन होती है जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं N2 की। या फिर मोम लगाने के बजाय हम इसको घस दें किसी रेती से, आई से इसको घस दें और घिसने के बाद यानी फाइलिंग कर दी उसकी, उससे इसका मास कम हो जाएगा और जब हम वैक्स लगाते हैं तो इसका मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो मेथड है हमारे पास किसी भी अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मास का पता होना चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई एम या म्यू। दिस इज एम, दिस म्यू इज एम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, या हम इसको लिखते हैं मास डेंसिटी। क्या लिखते हैं, मास डेंसिटी। आप देख सकते हैं अगर मास कम होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज। मास अगर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। अगर हम लोग वैक्स करते हैं मतलब इस वाले हिस्से पे कुछ मोम लगा दें तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मास इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी इस वाले केस में इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। जितनी भी थी हमें नहीं पता बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी बाय वैक्सिंग। ये हमें पता होना चाहिए, यहां से इस बात को हम समझ सकते हैं। फाइलिंग के केस की अगर हम बात करें तो फाइलिंग में हम इसको घिसते हैं तो इसका मास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा। जब इसका मास कम हो जाएगा तो उस वाले केस में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज मास डिक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो ये दो मेथड है हमारे पास जिनसे हम लोग किसी अननोन ये जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, राइट। इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए या किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मैं रूल्स की फॉर्म में आपको यहाँ बता रहा हूं। अगर आपको ये रूल्स पता हो, याद हो जाएंगे तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क ये है ए जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पहले से पता है जो है N1। ये ट्यूनिंग फोर्क है बी जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो तरीके में से कोई भी एक तरीका हम काम में ले सकते हैं। मैं दोनों के लिए आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। हमने क्या किया कि ए को और बी को एक साथ बजाया, या एक दोनों से एक साथ हमने साउंड निकाली, ठीक है। जब दोनों को एक साथ हम लोग साउंड निकालेंगे तो इससे एक वेव निकलेगी, इससे वेव निकलेगी, वो दोनों वेव्स क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। वो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होंगे। उससे आपको आप घड़ी में टाइम देख के और बीट्स को सुनोगे, क्या करोगे, बीट्स को सुनोगे। तो मैंने लिखा हियर बीट, ठीक है। जब आप बीट सुनोगे और आप सुनोगे, आपने काउंटिंग कर ली कि 1 2 3 4 अप टू n बीट्स मिली है मुझे। कितनी मिली है, n बीट्स मिली है, राइट। जब आपको n बीट्स मिल गई
तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंस तो बहुत कम था ना, इनमें डिफरेंस तो बहुत कम था। तो आपकी जो n बीट्स मिलेंगी वो किसका आंसर है, तो आंसर है या तो n2 माइनस n1 की वैल्यू n है या n1 माइनस n2 की वैल्यू n है। इसको आप समझ लें इस तरह से। फिर से सुनिए, हमने दोनों को एक साथ बजाया, इनसे साउंड निकला, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, एक रिजल्टेंट वेव बनी, रिजल्टेंट वेव में बीट्स होती हैं, उनको हमने सुना और हमने सुना कि 1 सेकंड में कितनी बीट आई। ठीक है, टा टा टा, मान लो 3 बीट आई या मतलब n बीट आई। अब जो वो n बीट है, तो बीट के बारे में हमने पहले पढ़ा ना कि बीट्स जो हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स वो क्या होती है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1। तो या तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n हुआ होगा या n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n हुआ होगा। बट हमें ये हमने काउंट कर ली, n की वैल्यू ये भी नॉन हो गई, n1 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, ये भी नॉन हो गई। तो बचा क्या, n2। तो n2 की जो वैल्यू आएगी यहां से वो क्या आएगी, n प्लस n1, n प्लस n1। ठीक है, n प्लस n1, या मैं n2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, n माइनस n1। तो मैंने दोनों के लिए एक साथ लिखा कि n बीट सुनने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइप की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हमें, या तो वो n1 प्लस n होगी या फिर वो n1 माइनस n होंगी। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमें हमारे सामने आ गई। ओके, जैसे इसको सुनने पे 6 आया, ठीक है, इसकी थी 18 मान लेते हैं, इसकी 18 थी और इसकी पता नहीं, इसकी 6 आई। तो हमने क्या बोला कि n2 की वैल्यू कितनी होगी, n1 प्लस n, 18 प्लस 6, या तो ये होगी या 18 माइनस 6 होगी। इनमें से कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी इसकी है, बट इनमें से कौन सी है ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए 2 रूल आप याद कर लें, इन्हीं को तो सॉल्व करना है। ये तो इजी वे में कर सकते हैं हम लोग, या तो प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, बट हम फाइलिंग से सॉल्व कर रहे हैं या फिर वैक्सिंग से सॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 रूल बनाए। देखिए फिर से 2 रूल क्या कहते हैं। 2 रूल बड़े सिंपल से हैं, आप अगर एक को याद करते हो तो दूसरा याद हो जाएगा। देखिए, अब आपने इतना करने के बाद, इफ बी इज लोडेड विद वैक्स, इतना कर लिया था आपने। अब आपने क्या किया, बी जो था उस पे वैक्स लगा दी, मोम लगा दी, और दोनों को एक साथ फिर से साउंडेड विद फोर्क ए के साथ साउंड करवाया। ठीक है, फिर आपने बीट सुनना स्टार्ट किया, वो की वो कंडीशंस फिर से अप्लाई होंगी। तो जब आप बीट सुनोगे उस वाले केस में या तो बीट जो है वो एन से ज्यादा मिलेंगी या बीट एन से कम मिलेंगी। क्यों भाई, क्योंकि लोड करने पे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लोड करने पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वाले केस के अंदर जो रिजल्टेंट मिलेंगी वो या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। इसलिए हम लोग ये समझेंगे कि इफ द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, अगर बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उस वाले केस में n2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इतना सा याद करना है। इफ द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, मतलब पहले n थी अब n प्लस 1 आ गई साहब, तो उस वाले केस में n2 की वैल्यू कितनी रहेगी, कम कर देना, n1 माइनस n कर देना, n1 माइनस n, वो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n2। और अगर आपने दोनों को एक साथ साउंड करवाया एक के साथ में, और उस वाले केस में बीट की फ्रीक्वेंसी मान लो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इसको इंक्रीज कर दो, सिंपली इसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, इस रूल को आप याद कर लीजिए। फिर से सुनिए, आपके पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक की वैल्यू पता, एक की वैल्यू नहीं पता। हमने दोनों को एक साथ जो है साउंड प्रोड्यूस किया और हमने सुना कि n बीट सुनाई दे रही है। अब n बीट अगर सुनाई दे रही है तो ये वैल्यू मेजर कर चुके हैं आप। n1 आपको पहले से पता था, तो n2 की वैल्यू जो है 2 आएंगी, 2 पॉसिबिलिटीज की बनती हैं, n1 प्लस माइनस n, इसका मतलब n1 प्लस n, और दूसरा n1 माइनस n। ये 2 पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हैं। इन दोनों में से कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइलिंग प्रोसेस लगाते हैं या वैक्सिंग प्रोसेस लगाते हैं। तो हमने क्या किया, बी वाले पे वैक्स किया, उसके बाद वैक्स करने के बाद दोनों को फिर से एक साथ बजाया। जब दोनों को एक साथ बजाया फिर से हमने बीट सुनी, और जब हमने बीट सुनी तो या तो वो एन से ज्यादा मिलेंगी या फिर वो एन से
कम मिलेंगी। तो अगर वो n से ज्यादा मिलती हैं यानी इंक्रीज होती है तो मान लेना कि N2 की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, और अगर वो n से कम मिलती हैं तो मान लेना N2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर हम इसको फिलिंग से या फाइलिंग से सॉल्व करना चाहेंगे तो जस्ट उल्टा कर दीजिए इसका, कि फाइलिंग किया आपने, फाइलिंग करने का मतलब बी वाला जो फोक था उसको थोड़ा सा घस दिया, घिसने से उसका मास क्या हो गया, कम हो गया। तो फाइलिंग की, फिर जो है दोनों को साथ बजाया। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो उस वाले केस में आपकी वैल्यू आएगी N2 इक्वल टू N1 प्लस N, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या आएगा, N1 माइनस N। समझ में आ गई बात? तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो फाइलिंग प्रोसेस और इससे हम दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल हमारा हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है। ये आपका ए ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 256 हर्ट्ज। ये दूसरा है जिसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। कहता है 2 ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड विद 1/4 फ्रीक्वेंसी 256। जब दोनों को एक साथ बजाया तो हमने बीट सुनी तो हमें कितनी मिली, 10 बीट पर सेकेंड, मीन्स ये एन की वैल्यू है। ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोर्क। इसके ऊपर यहाँ थोड़ी सी वैक्स लगा दी हमने। एंड इट देन प्रोड्यूस 6 बीट। फिर दोनों को साथ बजाया और कितना मिला, 6 बीट मिला पर सेकेंड। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो वैक्स का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, और वैक्स के फॉर्मूले में क्या था कि अगर वैक्स लगाते हैं उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, 10 से कितनी हो गई, 6। उस वाले केस में N2 को बढ़ा दो, कितना, N1 प्लस N। सो दिस इज N1